हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए बच्चों, आज हम अपना नया अध्याय शुरू करते हैं और पढ़ते हैं एक बहुत ही बढ़िया कहानी जिसका नाम है पंच परमेश्वर। तो कौन होते हैं बच्चों पंच परमेश्वर? आज इसके बारे में इस कहानी में हम जानेंगे और उन्होंने क्या काम किया वो इस कहानी के माध्यम से हम समझ लेंगे। तो सबसे पहले कहानी में यानी कि पाठ में आने वाले कठिन शब्दों को जान लेते हैं। वे शब्द हैं रजिस्ट्री, स्वादिष्ट, शिक्षा, धृष्टता, संध्या, जिरह और सर्वोच्च। ये कठिन शब्द हैं जो इस पाठ में आए हैं। अब आपने इसका अच्छे से उच्चारण करना है और इनके लेखन का प्रयास करना है। तो चलिए हम अपनी कहानी शुरू करते हैं, अपने अध्याय को शुरू करते हैं हम। तो बच्चों, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। गाढ़ी यानी कि पक्की, अर्थात वो दोनों बहुत ही पक्के मित्र थे। सांझे में खेती होती थी, यानी कि दोनों मिलजुल कर खेती करते थे। कुछ लेन देन में भी साझा था, यानी कि एक दूसरे को जब भी जरूरत पड़ती थी तो दोनों एक दूसरे की मदद भी किया करते थे। एक को दूसरे पर अटल विश्वास था। अटल यानी कि अटूट, पक्का विश्वास, अर्थात दोनों एक दूसरे पर बहुत विश्वास करते थे। जुम्मन जब हज करने गए थे तब अपना घर अलगू को सौंप गए थे और अलगू जब कभी बाहर जाते तो जुम्मन के भरोसे अपना घर छोड़ देते थे। इस मित्रता का जन्म उसी समय हुआ था जब दोनों बालक ही थे, यानी कि बचपन से ही दोनों मित्र थे। और जुम्मन के पिता जुमराती उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे, यानी कि जुम्मन के पिता जो थे वो दोनों को पढ़ाते थे। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी। उनके पास थोड़ी सी जायदाद थी, परंतु उनके निकट संबंधियों में कोई ना था, अर्थात उनके कोई सगा संबंधी नहीं था। जुम्मन ने लंबे चौड़े वायदे करके वह जायदाद अपने नाम लिखवा ली थी। जब तक दान पत्र की रजिस्ट्री नहीं हुई तब तक खाला की खूब खातिरदारी की, अर्थात जब तक वो रजिस्ट्री नहीं हुई, जायदाद अपने नाम नहीं हुई, तब तक वो उनकी बहुत खातिरदारी यानी कि देखभाल किया करता था। स्वादिष्ट पदार्थ खिलाए गए। रजिस्ट्री की मुहर लगते ही इस खातिरदारी पर भी मुहर लग गई, अर्थात उसके बाद ये सारी खातिरदारी बंद हो गई। जुम्मन की पत्नी करीमन रोटियां देने के साथ कड़वी बातें भी सुनाने लगी। जुम्मन शेख भी निष्ठुर हो गए। निष्ठुर यानी कि बहुत कठोर हो गए, अर्थात अब पहले इजाज़ से प्रेम ममता उनके अंदर अपनी खाला के लिए नहीं बची, क्योंकि जायदाद उन्होंने अपने नाम करवा ली थी। कुछ दिन खाला ने सब सुना और सहा, पर जब ना सहा गया तब जुम्मन से शिकायत की। जुम्मन ने गृह स्वामिनी के प्रबंध में दखल देना उचित ना समझा। गृह स्वामिनी यानी कि पत्नी, जो घर की मालकिन होती है उसको गृह स्वामिनी कहते हैं। तो जुम्मन ने जो है खाला की बात को अनसुना कर दिया। कुछ दिन तक और यूं ही रो धोकर काम चलता रहा। अंत में एक दिन खाला ने कहा, बेटा तुम्हारे साथ मेरा निबाह ना होगा। निबाह यानी कि गुजारा। तो खाला ने क्या बोला कि बेटा अब तुम लोगों के साथ मेरा गुजारा होना मुश्किल है, तुम मुझे रुपए दे दिया करो, मैं अलग पका खा लूंगी। जुम्मन ने धृष्टता के साथ उत्तर दिया, अर्थात यानी कि बड़ी निष्ठुरता के साथ। धृष्टता यानी कि बड़ी निष्ठुरता के साथ उसने उत्तर दिया, रुपए क्या फलते हैं? खाला बिगड़ गई। उन्होंने पंचायत करने की धमकी दी, अर्थात खाला ने कहा ये कौन सी बात हुई, मेरी जायदाद अपने नाम करवा ली और अब पैसे नहीं दे रहे हो, मैं पंचायत करूंगी। जुम्मन बोले, हाँ जरूर पंचायत कर लो, फैसला हो जाए। मुझे भी रात दिन की यह खटपट पसंद नहीं है। खटपट यानी कि अनबन। उसने कहा रात दिन जो कहा सुनी होती है ये मुझे भी पसंद नहीं है, करो पंचायत करो। एक दिन संध्या के समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। जुम्मन शेख ने पहले से ही सारा प्रबंध कर रखा था। पंच लोग बैठ गए तो बूढ़ी खाला ने उनसे विनती की, पंचों आज 3 साल हुए मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी थी। जुम्मन ने रोटी कपड़ा देना कबूल किया था। साल भर तो मैंने रो धोकर इसके साथ काटा, पर अब सहा नहीं जाता। मुझे ना पेट भर रोटी मिलती है न तन पर कपड़ा, मैं बेसहारा हूं। तुम लोग जो राह निकाल दो उसी राह चलूं। मैं पंचों की बात सिर माथे चढ़ाऊंगी। खाला ने अपना दुखड़ा पंचों के सामने बताया कि किस तरह मेरी जिंदगी गुजर बसर हो रही है इन लोगों के साथ। सरपंच किसे बनाया जाए, इस प्रश्न पर जुम्मन शेख और खाला जान में कुछ कहा सुनी हो गई। अंत में खाला बोली, बेटा पंच न किसी के दोस्त होते हैं न किसी के दुश्मन। तुम्हारा किसी पर विश्वास ना हो तो जाने दो।
अलगू चौधरी को तो मानते हो, लो मैं उन्हीं को सरपंच मानती हूँ। जुम्मन शेख आनंद के साथ फूल उठे। उन्हें लगा अरे वाह, मेरा मित्र पंच बनेगा तो मेरे साथ ही रहेगा। परंतु मन के भावों को छिपाकर बोले, चलो अलगू चौधरी ही सही। अलगू चौधरी सरपंच हुए। उन्होंने कहा, जुम्मन शेख हम तुम पुराने दोस्त हैं, मगर इस समय तुम और बूढ़ी खाला दोनों हमारी निगाह में बराबर हो। जुम्मन ने कहा, खुदा गवाह है, आज तक मैंने खाला जान को कोई तकलीफ नहीं होने दी। अलगू चौधरी ने जुम्मन से जिरह शुरू की। जुम्मन चकित थे कि अलगू को क्या हो गया है, अभी तो ये मेरे साथ बैठे थे, अब इतने प्रश्न मुझसे क्यों पूछते हैं। जुम्मन ये सब सोच ही रहे थे कि अलगू ने फैसला सुनाया। जुम्मन शेख, पंचों ने इस मामले पर विचार किया। उन्हें यह उचित मालूम होता है कि खाला जान को माहवार खर्च दिया जाए। तो जुम्मन शेख ने क्या बोला कि पंच इस मसले पर पहुंचे हैं, इस विचार पर पहुंचे हैं कि तुम्हें खाला जान को हर महीने खर्च देना होगा। बस यही हमारा फैसला है। अगर खर्चा देना मंजूर ना हो तो रजिस्ट्री रद्द समझी जाए, अर्थात जो जायदाद तुम्हारे नाम हुई है वो रद्द मानी जाए। फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में आ गए। अलगू के फैसले की अभी लोग प्रशंसा ही कर रहे थे। प्रशंसा यानी कि तारीफ, अर्थात सभी लोग अलगू के फैसले की तारीफ कर रहे थे। पर इस फैसले ने अलगू और जुम्मन की दोस्ती की जड़ हिला दी, अर्थात दोनों की दोस्ती अलग हो गई। जुम्मन को यह फैसला आठों पहर खटकने लगा। जुम्मन को यकीन नहीं हो रहा था कि उसका परम मित्र उसके खिलाफ फैसला सुना सकता है। वह इस ताक में था कि किसी तरह अलगू से बदला लेने का अवसर मिले। अब वो मित्र के बजाय दुश्मन हो गया था अलगू का, और वो उससे बदला लेना चाहता था। ऐसा अवसर जल्द ही जुम्मन के हाथ आया। अलगू चौधरी बटेसर से बैलों की एक बहुत बड़ी अच्छी जोड़ी मोल लाए थे, देवयोग यानी कि देवताओं के योग से। देवयोग से जुम्मन की पंचायत के 1 महीने बाद इस जोड़ी का एक बैल मर गया। अब अकेला बैल किस काम का। गांव में समझू साहू थे। उन्होंने 1 महीने में दाम चुकाने का वादा करके अलगू चौधरी से बैल खरीद लिया। समझू साहू ने नया बैल पाया तो लगे रंगेरने। न चारे की फिक्र न पानी की। वह दिन में 3-3, 4-4 खेपे करने लगे। एक दिन साहू जी ने दूना बोझ लाद दिया। बैल ने जोर लगाया पर वह आधे रास्ते में ही धरती पर गिर पड़ा। ऐसा गिरा कि फिर न उठा, अर्थात वो दूसरा बैल भी मर गया। इस घटना को कई महीने बीत गए। अलगू जब बैल का दाम मांगते तब साहुआइन दोनों ही झल्ला उठते। कहते, मुर्दा बैल दिया था ना, अब उस पर दाम मांगने चले हो, अर्थात वो अलगू के पैसे चुकाने को तैयार ही नहीं थे। इसी तरह कई बार झगड़े हुए पर साहू जी ने बैल का दाम ना चुकाया। लोगों ने साहू जी को समझाया, भाई पंचायत कर लो, जो कुछ तय हो जाए उसे स्वीकार कर लो। साहू जी राजी हो गए और अलगू ने भी हामी भर ली। उसी वृक्ष के नीचे पंचायत शुरू हुई। रामधन ने कहा, चौधरी बोलो, किसको पंच मानते हो। अलगू ने कहा, समझू साहू ही चुन ले। समझू खड़े हुए और कड़क कर बोले, मेरी ओर से जुम्मन शेख। जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू का कलेजा धक धक करने लगा। फिर भी उन्होंने कहा, ठीक है, मुझे स्वीकार है। सरपंच का आसन ग्रहण करते हुए जुम्मन में अपनी पहले जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ, अर्थात जैसे ही सरपंच के पद पर जुम्मन बैठा उसे अपनी जिम्मेदारी का आभास हो गया। उन्होंने सोचा, मैं इस समय न्याय के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूं। सर्वोच्च अर्थात सबसे ऊंचे। उसने कहा कि सोचने लगा वो कि मैं तो सबसे ऊंचे आसन पे बैठा हूं जहां न्याय होता है। सत्य से जो भर भी यानी कि जो भर भी टलना मेरे लिए उचित नहीं है, अर्थात अब वो सोचने लगा कि सत्य से अलग मैं नहीं हो सकता। पंचों ने दोनों से सवाल जवाब शुरू किया। कुछ देर तक दोनों अपने अपने पक्ष का समर्थन करते रहे। समर्थन यानी कि उसके पक्ष में बोलते रहे कि मैं सही हूं। इस पर वाद विवाद होता रहा। अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया, अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया। समझू को उचित है कि बैल का पूरा दाम दे। जिस समय उन्होंने बैल लिया था उस समय उसे कोई बीमारी ना थी।
बैल की मृत्यु केवल इस कारण से हुई कि उससे बड़ा कठिन परिश्रम यानी कि बहुत ज्यादा काम लिया गया और उसके दाने चारे का प्रबंध नहीं किया गया, अर्थात उसके खाने पीने की उचित व्यवस्था नहीं की गई। इस कारण से बैल की मृत्यु हो गई। अलगू चौधरी फूले ना समाये, उठ खड़े हुए और जोर से बोले, पंच परमेश्वर की जय। साथ ही सभी लोगों ने दोहराना यानी कि पुनः बोलना। सभी लोगों ने दोहराया कि पंच परमेश्वर की जय। थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आए और उनके गले से लिपट गए। अलगू रोने लगे। इस पानी से दोनों के दिनों का मैल धुल गया। मित्रता की मुरझाई हुई लता फिर हरी हो गई। मैल यानी गंदगी और मुरझाई यानी कि सिकुड़कर गिर जाना। तो इस तरह दोनों के मन का मैल धुल गया और दोनों दोबारा से पहले जैसे मित्र हो गए। तो बच्चों, प्रेमचंद द्वारा लिखित ये नाटक जो कहानी के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत हुआ है, जिसमें बताया गया है कि मित्रता गहरी होती है और जो न्याय के पद पर बैठा है उसे सब चीजें छोड़कर केवल न्याय के रास्ते पर चलना है। क्योंकि बच्चों, जो व्यक्ति न्याय के सिंहासन पर बैठा होता है ना, वह भगवान के समान होता है और अपने विवेक तथा बुद्धि से सही गलत का निर्णय कर निष्पक्ष न्याय देता है। इस आसन पर विराजमान प्रत्येक व्यक्ति की दृष्टि में सभी समान होते हैं। इसीलिए तो अलगू ने भी न्याय किया और जुम्मन शेख ने भी न्याय किया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस कहानी के भावार्थ को समझ गए होंगे। आप समझ गए होंगे कि सत्य के आगे कोई भी संबंध नहीं टिकता, केवल सत्य ही टिकता है। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।